मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका जोश क्राफ्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट की जो दुनिया के सिर्फ 8% लोग जानते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो देखकर सचमुच मजा आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, जब आपको लगे कि ये बादल को छू गई तभी नीचे सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचो, ये वही लोग हैं जो 99% से ज्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं। और नहीं, ये सिर्फ किस्मत या गलत तरीकों का नतीजा नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जिसे उन्होंने किताबों, कहानियों और अपने मेंटर्स से सीखा। नेपोलियन हिल ने इस सीक्रेट को समझने में 25 साल लगाए और इसे दुनिया के सामने रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए आज हम इस सीक्रेट को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, मास्टरमाइंड पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवमेंट्स कभी भी अकेले किसी एक इंसान ने नहीं किए। ये हमेशा एक सामूहिक प्रयास, एक अदृश्य गठजोड़ और एक सावधानी से चुने गए ग्रुप की वजह से संभव हुए। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, एक सीमित दृष्टिकोण होता है और वो केवल अपनी सीमित अनुभवों को ही साथ ले जाता है। लेकिन जब आप अपने विजन के साथ ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो आपसे ज्यादा अनुभवी हों, जिनके पास अलग अलग दृष्टिकोण हों और जो आपकी ताकत और कमजोरियों को संतुलित कर सकें, तो आप तेजी से बढ़ने का रास्ता खोल देते हैं। यही है मास्टरमाइंड पावर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां हर मेंबर अपनी जानकारी, संसाधन और कनेक्शंस शेयर करता है और बदले में सामूहिक सफलता का हिस्सा बनता है। नेपोलियन हिल ने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि असल जिंदगी के अवलोकन से निकाला था। उन्होंने 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनियर्स को स्टडी किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और चार्ल्स स्वाब जैसे दिग्गज शामिल थे। हिल ने पाया कि इन सभी की सफलता के पीछे एक कॉमन पैटर्न था। ये लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते थे जो उनकी सोच को चुनौती देते थे, उनके कमियों को पूरा करते थे और उनकी गति को बढ़ाते थे। एंड्रयू कार्नेगी ने तो हिल से साफ कहा, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल मेरी सारी दौलत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण, लोग हेनरी फोर्ड को सिर्फ एक कार मेकर समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर पहलू में माहिर नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने आसपास ऐसी टीम बनाई जो हर तकनीकी और वित्तीय चुनौती को तुरंत हल कर देती थी। एक बार जब एक अखबार ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें अनपढ़ कहा, तो फोर्ड ने उन्हें कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में जब उनसे जटिल सवाल पूछे गए तो उन्होंने शांति से जवाब दिया, मेरे ऑफिस में कई बटन्स की एक लाइन है। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो मैं बस एक बटन दबाकर उस शख्स को बुला लेता हूं जिसे वो जवाब पता है। तो मुझे अपना दिमाग ऐसी जानकारी से क्यों भरना चाहिए जो मुझे 1 सेकंड में मिल सकती है। ये थी मास्टरमाइंड थिंकिंग। खुद को हर चीज का जानकार बनाने की कोशिश मत करो। इसके बजाय ऐसे विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ो जो तुम्हारे विजन को हकीकत में बदल सकें। थर्ड माइंड का जादू। मास्टरमाइंड पावर सिर्फ संसाधनों या जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये एक मानसिक केमिस्ट्री है। जब दो या उससे ज्यादा रचनात्मक दिमाग एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी उच्च स्तरीय ऊर्जा पैदा होती है, जिसे हिल ने थर्ड माइंड कहा। ये थर्ड माइंड ऐसे आइडियाज और समाधान देती है जो अकेले किसी के दिमाग में कभी नहीं आ सकते। ये बिल्कुल बिजली की तरह है। तांबा और जिंक अलग अलग धातुएं हैं, लेकिन जब आप उन्हें सही तरीके से जोड़ते हैं तो वो करंट पैदा करती हैं। आज की दुनिया में मास्टरमाइंड, आज इंटरनेट ने सारी सीमाएं हटा दी हैं। पहले आपको अपने शहर या देश में सही लोगों को ढूंढना पड़ता था। अब आप लिंक्डइन, प्राइवेट फोरम्स या मास्टरमाइंड रिट्रीट्स के जरिए ग्लोबल मास्टरमाइंड ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सावधान, हर ग्रुप मास्टरमाइंड नहीं होता। हिल ने साफ कहा कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सभी मेंबर्स का उद्देश्य एक हो और उनके बीच भरोसा, सम्मान और आपसी लाभ का रिश्ता हो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके आइडियाज को नीचे खींचते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं, तो वो मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एनर्जी ड्रेन है। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे चुनें? ऐसे लोगों को चुनें जिनके पास आपसे अलग स्किल्स और ज्ञान हो, ताकि आप एक दूसरे को पूरक बन सकें। ऐसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, यानी जो चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हों। ऐसे लोग जो सिर्फ आपकी सफलता का जश्न न मनाएं बल्कि आपकी गलतियों पर भी ईमानदार फीडबैक दें। मास्टरमाइंड का दायरा। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस या पैसे तक सीमित नहीं है। ये स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में भी उतना ही प्रभावी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं और अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रोग्रेस धीमी होगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वर्कआउट शुरू करें जो आपसे ज्यादा फिट और अनुशासित हैं,
तो आपका स्टैंडर्ड अपने आप ऊंचा हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब दो दिमाग एक साथ आते हैं तो वो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं जिसे थर्ड माइंड कहा जा सकता है। मास्टरमाइंड सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक जीवंत सांस लेता हुआ तंत्र है जो आपके आइडियाज को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन देता है। मास्टरमाइंड का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लागू करना चाहते हैं तो यहाँ एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले अपना डेफिनेट पर्पस क्लियर करें ताकि आप ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकें जो उसी दिशा में चल रहे हों। दूसरा, अपने करंट सर्कल का ऑडिट करें। देखिए कि कौन आपको इंस्पायर करता है और कौन आपको लिमिट करता है। तीसरा, नेटवर्किंग को इंटेंशनल बनाएं। इवेंट्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और मीटअप्स में एक्टिवली ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपके विजन को बढ़ा सकते हैं। चौथा, वैल्यू दें, सिर्फ लें नहीं। मास्टरमाइंड तभी स्ट्रांग होता है जब हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है। पांचवा, रेगुलर इंटरेक्शन रखें। वीकली या मंथली मास्टरमाइंड सेशंस फिक्स करें ताकि मोमेंटम बना रहे। याद रखिए, अकेले आप तेज जा सकते हैं लेकिन साथ में आप दूर जा सकते हैं। मास्टरमाइंड पावर यही सिखाता है कि जब सही दिमाग और दिल मिलते हैं तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के रिचेस्ट 1% लोग इस रूल को कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, जबकि बाकी 9% इसे लक, टाइपिंग या कनेक्शंस का नाम दे देते हैं। सच ये है कि कनेक्शंस अपने आप नहीं बनते, उन्हें पर्पसफुली बनाया जाता है, नर्चर किया जाता है और गार्ड किया जाता है। तो अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका गोल ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है, तो याद रखिए, आपको ये जर्नी अकेले नहीं करनी है। अपने मास्टरमाइंड को केयरफुली चुनिए और फिर देखिए कैसे आपकी स्पीड, क्लैरिटी और इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही है चैप्टर 1 का एसेंस। मास्टरमाइंड पावर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि वेल्थ और ग्रेटनेस का एक फंडामेंटल लॉ है। चैप्टर 2, डेफिनेटनेस ऑन ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं, दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑन ऑफ ऑल अचीवमेंट्स इज डेफिनेटनेस ऑन ऑफ पर्पस। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग जिंदगी में सफर पर निकलते हैं बिना किसी नक्शे के। वो हवा के साथ बहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वो अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे। जरा सोचिए, अगर आप एक जहाज के कैप्टन हैं और आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो समुद्र में आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। हवा कभी आपको इधर ले जाएगी, कभी उधर। यही हाल हमारी लाइफ का होता है जब हमारे पास क्लियर पर्पस नहीं होता। एवरेज इंसान सुबह उठता है, रोजमर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ जाता है और सालों बाद रियलाइज करता है कि वो जिंदगी को बस रिएक्ट करके जी रहा था, इंटेंशनली क्रिएट नहीं कर रहा था। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स और वर्ल्ड क्लास अचीवर्स में एक चीज कॉमन थी। वो लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक उसे पाना चाहते हैं। ये क्लैरिटी उनके डिसीजंस, एक्शंस और प्रायोरिटीज को लेजर शार्प बना देती थी। एलन मस्क इसका परफेक्ट मॉडर्न डे एग्जाम्पल है। मस्क का गोल सिर्फ एक कार कंपनी बनाने का नहीं था। अगर ऐसा होता तो टेस्ला बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह एक और इलेक्ट्रिक कार बनाकर सेटल हो जाती। लेकिन मस्क का विजन था टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। ये एक मैसिव, लॉन्ग टर्म और वर्ल्ड चेंजिंग पर्पस है। इसी क्लैरिटी की वजह से टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी इनोवेशन की लीडर बन गई। और स्पेसएक्स भी सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रही। मस्क का क्लियर पर्पस है मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना। पर्पस क्लैरिटी क्यों इतनी पावरफुल है? क्योंकि पर्पस एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आपके पास क्लियर गोल होता है तो लाइफ में आने वाले हजारों डिस्ट्रैक्शंस में से ज्यादातर को आप तुरंत इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा स्टेप आपको गोल के करीब ले जा रहा है और कौन सा बस टाइम वेस्ट है। हिल कहते हैं कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ एक विश या वीक डिजायर नहीं है, ये एक डेफिनेट, रिटन, मेजरेबल और इमोशनली चार्ज गोल है। डेफिनेट, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हों कि आप क्या चाहते हैं। रिटन, ये आपके माइंड में नहीं, आपके पेपर पर हो। मेजरेबल, आप ट्रैक कर सकें कि आप करीब आ रहे हैं या नहीं। इमोशनली चार्ज, गोल ऐसा हो जो आपको सुबह उठने पर एक्साइटेड करे। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। बहुत से लोग अपने गोल्स दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बेस करते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी या पीयर्स जो चाहते हैं वही फॉलो करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अंदर से वो कभी फुलफिल नहीं होते, भले बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगे। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब है कि गोल आपका अपना हो, आपकी सोल से जुड़ा हो। एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को बताया था कि क्लियर पर्पस के बिना सक्सेस एक्सीडेंटल होती है और टेम्पररी होती है, जबकि क्लियर पर्पस के साथ आप अपने एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस को मोल्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, अपने डेफिनेट पर्पस को बनाने के 6 स्टेप्स। स्पेसिफिक गोल चुनें। वेग मत रहें, आई वॉन्ट टू बी रिच नहीं, बल्कि आई वॉन्ट टू अर्न आर 1 जोनन हजनारन
बाय 2027 थ्रू माय डिजाइन बिजनेस लिखें। स्टडीज बताती हैं कि रिटन गोल्स 42% ज्यादा चांस से पूरे होते हैं। टाइम फ्रेम सेट करें। बिना डेडलाइन के गोल्स ड्रीम्स बन जाते हैं। रीजन लिखें, आप ये गोल क्यों चाहते हैं। रीजन जितना इमोशनल होगा उतनी मोटिवेशन टिकेगी। प्लान बनाएं, हर स्टेप डिटेल में लिखें, भले वो छोटा क्यों ना हो। नोट, यूजर की स्क्रिप्ट यहां अधूरी लगती है तो मैंने इसे पूरा करने के लिए एक लॉजिकल स्टेप जोड़ा, लेकिन अगर और डिटेल्स हैं तो बताएं। रिव्यू और एडजस्ट करें, हर महीने अपने प्रोग्रेस को चेक करें और जरूरत पड़ने पर प्लान अपडेट करें। पांचवा, हम डेली रिव्यू करें, हर सुबह और रात अपने गोल को पढ़ें और विजुअलाइज करें। इमेजिन करें जैसे एक आर्चर के सामने 50 टारगेट्स हैं। अगर उसे पता ही नहीं कि किसे हिट करना है तो भले उसके पास बेस्ट धनुष और तीर हो, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर सिर्फ एक टारगेट हो तो हर शॉट उसका एम बेहतर करेगा। यही प्रिंसिपल लाइफ में काम करता है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है। जब आपका पाथ क्लियर होता है तो आप हर छोटी असफलता या क्रिटिसिज्म से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप जानते हैं कि ये टेम्पररी हर्डल्स हैं, न कि परमानेंट रोड ब्लॉक्स। हर संडे 30 मिनट लें और अपने आने वाले हफ्ते के एक्शंस को अपने मेन पर्पस के हिसाब से अलाइन करें। अगर कोई टास्क आपके मेन पर्पस से जुड़ा नहीं है तो उसे डेलीगेट करें या एलिमिनेट करें। नेपोलियन हिल ने एक शॉकिंग फैक्ट बताया, जिन लोगों का कोई क्लियर पर्पस नहीं था उनमें से 95% लोग या तो कम इनकम में स्ट्रगल करते थे या पूरी तरह डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जिनके पास क्लियर डेफिनेट पर्पस था उन्होंने एवरेज से कई गुना ज्यादा अचीव किया। जरा सोचिए, आपके पास सिर्फ एक लाइफ है। अगर आप इसे बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के जीते हैं तो ये ऐसा है जैसे आपके पास एक खाली कैनवास हो और आप उस पर रैंडम ब्रश स्ट्रोक्स मारते जाएं। अंत में पेंटिंग कैसी निकलेगी ये पूरी तरह चांस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से पिक्चर का स्केच है तो हर स्ट्रोक उस पेंटिंग को मास्टरपीस बनाता है। नेपोलियन हिल ने इसे बड़े सिंपल शब्दों में कहा, यू हैव टू नो व्हाट यू वांट एंड यू हैव टू वांट इट बैड एनफ टू स्टिक टू इट until you get it। चैप्टर 3, फेथ ऑन विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, faith is a state of mind which can be induced on or created by affirmation on our repeated instructions to the subconscious mind। मतलब फेथ सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है जिसे आप खुद बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और अपने गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग फेथ को किसी अनदेखी ताकत पर अंधा भरोसा समझते हैं, लेकिन हिल के लिए फेथ एक एक्टिव डेलिबरेट मेंटल स्टेट है। ये वो ताकत है जिसमें आप अपने दिमाग को इतना कंडीशन कर लेते हैं कि वो किसी भी नेगेटिव डाउट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप अपने डिजायर्ड आउटकम को इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से इमेजिन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है और फिर आपके थॉट्स, एक्शंस और हैबिट्स उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। यहां एक गहरी बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड असल रियलिटी और इमेजिन रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को बार बार डिटेल में इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे सच मानकर प्रोसेस करता है और आपके नर्वस सिस्टम को वैसे ही सिग्नल्स भेजता है जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। मोहम्मद अली का उदाहरण, दुनिया उन्हें दी ग्रेटेस्ट कहती थी, लेकिन उन्होंने ये टाइटल पहले खुद को दिया था, उस वक्त जब वो इसे प्रूव करने से कोसों दूर थे। अली पब्लिक में कॉन्फिडेंटली कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ ईगो नहीं था, ये सेल्फ कंडीशनिंग थी। वो अपने सबकॉन्शियस को हर दिन ये फीड करते थे कि वो अनबीटेबल हैं और उनके एक्शंस उसी बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए अलाइन हो जाते थे। फेथ और विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? हिल कहते हैं, जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं और बिलीव करते हैं कि वो पॉसिबल है तो आप अपने अंदर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट करते हैं। ये फोर्स अपॉर्चुनिटीज, लोगों और रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना शुरू करती है जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि फेथ नेचुरली नहीं आता। हमारा दिमाग नेचुरली डाउट, फियर और पास्ट फेलियर्स की तरफ झुकता है। इसीलिए फेथ एक हैबिट है जिसे रोज इंटेंशनली बिल्ड करना पड़ता है। नेपोलियन हिल के की स्टेप्स फॉर फेथ अफर्मेशंस, अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में बोलें जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। मिसाल के तौर पर, आई एम अर्निंग अजमाबन लाख पर मंथ थ्रू माई बिजनेस। क्लियर मेंटल पिक्चर, अपने गोल को एक मूवी सीन की तरह इमेजिन करें, कलर्स, साउंड्स और फीलिंग्स के साथ। रिपीट करें, हर दिन आइडियली सुबह और रात इस प्रोसेस को दोहराएं। नेगेटिव थॉट्स रिजेक्ट करें, जैसे ही डाउट आए उसे कॉन्शियसली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करें। विजुअलाइजेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं है,
ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। ओलंपिक एथलीट्स अपने मैच से पहले पूरे गेम को दिमाग में डिटेल में रिहर्स करते हैं। रिसर्च दिखाती है कि ये मेंटल रिहर्सल उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरेबली इंप्रूव करता है, क्योंकि माइंड उस सिचुएशन को पहले ही जी चुका होता है। सोचिए, अगर ये टेक्निक स्पोर्ट्स में काम करती है तो बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स, किसी भी फील्ड में क्यों नहीं। मान लीजिए आपका गोल एक सफल स्टार्टअप लॉन्च करना है। अगर आप रोज 2 मिनट इमेजिन करते हैं कि आपका ऑफिस चल रहा है, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं और बैंक अकाउंट में डिजायर्ड रेवेन्यू है, तो आपका माइंड ऐसे आइडियाज और एक्शंस ढूंढने लगेगा जो इसे रियलिटी में बदल दें। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, विजुअलाइजेशन और फेथ का कॉम्बिनेशन आपके विजन को रियलिटी में बदलने वाले आइडियाज और एक्शंस ढूंढने लगता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर करने की प्रोसेस है। नेपोलियन हिल ने एक पावरफुल लाइन लिखी, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यहाँ 2 कीवर्ड्स हैं, कंसीव यानी इमेजिन करना और बिलीव यानी फेथ रखना। सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं है और सिर्फ बिलीव करना भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैजिक करता है। फेथ और विजुअलाइजेशन को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका, सुबह उठते ही एक शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, 2-3 डीप ब्रेथ लें, फिर अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करें, मानो वो अभी हो रहा है। उस मोमेंट की फीलिंग्स महसूस करें, खुशी, रिलीफ, एक्साइटमेंट। खुद को ये अफर्मेशंस दें, दिस इज माई रियलिटी, आई डिजर्व दिस, आई एम अचीविंग दिस। हिल कहते हैं कि ये प्रैक्टिस सिर्फ गोल सेटिंग नहीं बल्कि गोल प्रोग्रामिंग है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम करे, डाउट या फियर के लिए नहीं। और यहाँ एक सूक्ष्म पॉइंट है, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ एंड रिजल्ट देखना नहीं बल्कि जर्नी को भी इमेजिन करना है। जब आप खुद को मेहनत करते, ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करते और कंसिस्टेंट एक्शन लेते, विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं कि वो चैलेंजेस से भी कॉन्फिडेंटली निपटे। इमोशनल एंगल से देखें तो फेथ आपको वो स्ट्रेंथ देता है जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस नहीं दे सकते। दुनिया में हर बड़ा अचीवर ऐसे मोमेंट्स फेस करता है जब लॉजिक कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका फेथ कहता है मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। चैप्टर 4, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एवरेज लोग उतना ही काम करते हैं जितना उनसे मांगा जाता है, जबकि जो लोग दुनिया में अलग पहचान बनाते हैं वो हमेशा जरूरत से ज्यादा देते हैं। यही है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल। जरा सोचिए, अगर किसी दुकान पर आपको वही चीज मिलती है जो आपने खरीदी तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन बस उतना ही। अब अगर वही दुकान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, बेहतर पैकेजिंग या स्माइल के साथ पर्सनल सर्विस, तो आप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि बार बार वहां लौटना चाहते हैं। यही प्रिंसिपल जिंदगी और करियर में भी काम करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में देखा कि एक्स्ट्रा वैल्यू देने वाले लोग लंबे समय में हमेशा जीतते हैं, भले शॉर्ट टर्म में उनका एफर्ट ज्यादा लगे। इसका कारण सिंपल है, एक्स्ट्रा माइल जाने वाले लोग ट्रस्ट, गुडविल और रेपुटेशन का कैपिटल बनाते हैं, जो बाद में उनके लिए डोर्स खोलता है, रिसोर्सेस अट्रैक्ट करता है और कंपटीशन से अलग करता है। स्टीव जॉब्स इसका आइकॉनिक एग्जाम्पल है। जॉब्स सिर्फ बाहर से सुंदर प्रोडक्ट बनाने पर संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आईफोन के अंदर के सर्किट्स और कंपोनेंट्स भी एस्थेटिकली प्लेजिंग हों, भले यूजर कभी देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब्स मानते थे कि एक्सीलेंस का स्टैंडर्ड इनविजिबल पार्ट्स में भी मेंटेन होना चाहिए। यही डेडिकेशन एप्पल के ब्रांड को एक अलग आभा देता है। एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी, केयर और अटेंशन के बारे में है। एवरेज लोग सोचते हैं मैं उतना ही करूं जितना मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स सोचते हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये आउटकम एक्सेप्शनल बने। हिल ने लिखा, रेंडर मोर एंड बेटर सर्विस देन यू आर पेड फॉर एंड सूनर ऑन और लेटर यू विल रिसीव कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम इट। ये इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में नहीं, अपॉर्चुनिटीज, रेफरल्स, प्रमोशंस और इन्फ्लुएंस में भी आता है। अब सवाल है, एक्स्ट्रा माइल जाने से एक्चुअली क्या बदलता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग जानते हैं कि आप पर एक्सपेक्टेड से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। संतुष्ट से ज्यादा डिलाइटेड क्लाइंट्स आपके बिगेस्ट मार्केटर्स बन जाते हैं। स्किल मास्टरी बढ़ती है। जब आप हमेशा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो आपकी खुद की स्किल्स शार्प होती हैं, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। लोग नेचुरली ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ काम करना चाहते हैं जिन पर वो ब्लाइंडली भरोसा कर सकें। एग्जाम्पल, जापान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने सिर्फ स्पीड पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ट्रेन के पासिंग साउंड को भी इंप्रूव किया ताकि वो कम नॉइज पॉल्यूशन करे। ये डिटेल उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं थी,
लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया ने उनकी इंजीनियरिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया। एक्स्ट्रा माइल जाना माइंडसेट से शुरू होता है। मैं सिर्फ टास्क नहीं कर रहा, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करने में लगे रहते हैं। प्रैक्टिकल वेज टू गो दी एक्स्ट्रा माइल, 10% एक्स्ट्रा रूल। अपने हर प्रोजेक्ट में नेपोलियन हिल ने बताया कि एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल तुरंत रिवॉर्ड्स नहीं देता। शुरुआत में हो सकता है कि लोग आपके एफर्ट्स को नोटिस भी ना करें, लेकिन समय के साथ आपकी रेपुटेशन इतनी सॉलिड हो जाती है कि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। ये एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है, जैसे खेत में बीज बोना। शुरुआत में सिर्फ मिट्टी दिखती है, लेकिन वक्त के साथ फसल तैयार होती है और उसका यील्ड एवरेज से कई गुना होता है। इमोशनल साइड से देखें तो एक्स्ट्रा माइल जाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी फुलफिलिंग है। जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो करते हैं। आपको पता होता है कि आपने सिर्फ जॉब नहीं की, बल्कि जॉब को एक्सेप्शनली वेल किया। यहां एक सूक्ष्म ट्विस्ट है। एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब ओवरवर्क या बर्नआउट नहीं है। ये स्मार्टनेस से वैल्यू बढ़ाने के बारे में है, न कि सिर्फ ज्यादा घंटे देने के। अगर आप कॉन्शियसली चुनते हैं कि कहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, तो आप हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए। हिल का मैसेज साफ था। एवरेज परफॉर्मेंस आपको भीड़ में रखता है, लेकिन एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल आपको भीड़ से बाहर खींचकर लीडर्स की कैटेगरी में डाल देता है। यही वजह है कि रिचेस्ट 1% लोग हर काम में ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज आपको पास करा सकती है, लेकिन रिच नहीं बना सकती। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको किसी एक फील्ड में इतना गहराई से उतरना होगा कि आप वहां के सबसे रेयर और वैल्यूएबल एक्सपर्ट बन जाएं। जरा सोचिए, दुनिया में कितने लोग हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, मूवीज, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी स्कैटर्ड होती है कि वो किसी एक प्रॉब्लम को हाई लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाते। नतीजा, एवरेज रिजल्ट्स। वहीं रिचेस्ट 1% लोग किसी एक नीश में अपनी नॉलेज को इतना शार्प करते हैं कि वो उस फील्ड में गो टू अथॉरिटी बन जाते हैं। लोग उनके लिए प्रीमियम पे करने को तैयार होते हैं। हिल ने इसे साफ कहा, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू ए डेफिनेट एंड। मतलब आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि क्या आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज और अप्लाई किया है। वॉरेन बफेट का उदाहरण। वॉरेन बफेट स्कूल कॉलेज में हर सब्जेक्ट में टॉपर नहीं थे। उनकी स्ट्रेंथ क्लियर थी, इन्वेस्टिंग। उन्होंने उस सिंगल स्किल को इतनी गहराई से स्टडी किया कि वो स्टॉक्स और बिजनेस बिहेवियर को ऐसे समझने लगे जैसे कोई साइंटिस्ट अपने लैब में केमिकल रिएक्शन समझता है। बफेट रोज घंटों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मार्केट हिस्ट्री और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ते थे। वो इन्वेस्टिंग में इतने स्पेशलाइज्ड हो गए कि आज उनकी एक डिसीजन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट डाल सकती है। उनका एम्पायर बर्कशायर हैथवे इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर खड़ा है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्यों पावरफुल है? आज की इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन अटेंशन लिमिटेड है। लोग ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश में रहते हैं जो उन्हें सबसे तेज, सबसे एक्यूरेट और सबसे इंपैक्टफुल सॉल्यूशंस दे सकें। एक एवरेज जर्नलिस्ट की जगह वो हमेशा उस स्पेशलिस्ट को चुनेंगे जो उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उदाहरण, अगर आपको हार्ट सर्जरी करानी है तो आप नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप एक हाईली एक्सपीरियंस्ड कार्डियक सर्जन ढूंढते हैं और उसके लिए लाखों खर्च करने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लाइफ सेविंग है। हिल ने अपनी रिसर्च में देखा कि हर सेल्फ मेड मिलियनियर के पास या तो खुद की स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी, या उन्होंने ऐसे लोगों की टीम बनाई थी जिनके पास स्पेसिफिक डोमेन्स में डीप एक्सपर्टाइज थी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे बिल्ड करें? 5 स्टेप फ्रेमवर्क। अपना नीश पहचाने, वो एरिया चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों हों। फोकस्ड लर्निंग। रोज कम से कम 30 मिनट बुक्स, कोर्सेज, केस स्टडीज या इंडस्ट्री न्यूज पढ़ें। मेंटरशिप लें। उस फील्ड में पहले से सक्सेसफुल लोगों से गाइडेंस लें। प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम ना करें, उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। अपने फील्ड के बदलते ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट रहें। हिल ने एक पावरफुल बात कही, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, यू मस्ट लर्न हाउ टू मार्केट एंड अप्लाई इट। मतलब अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं लेकिन लोग आपके बारे में जानते ही नहीं, तो आपकी वैल्यू लिमिटेड रहेगी। इसलिए अपने नॉलेज को मोनेटाइज करने की स्किल भी उतनी ही जरूरी है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट क्रिएशन या स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। मॉडर्न डे उदाहरण, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर
जो सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं करता बल्कि ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपर्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू एक्सपोनेंशियली ज्यादा होती है। एक न्यूट्रिशन कोच जो सिर्फ डाइट प्लान्स नहीं देता बल्कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड मील प्रोग्राम्स बनाता है। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज जारी। जैसा कि हमने देखा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है किसी एक फील्ड में इतना गहरा उतरना कि आप उसमें रेयर और इन डिमांड बन जाएं। इसका एक हिडन बेनिफिट ये है कि ये आपको कंपटीशन से बचाता है। जनरल नॉलेज वाले लोग हमेशा प्राइस वॉर में फंसते हैं। उन्हें अपनी सर्विसेज सस्ती करनी पड़ती हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। लेकिन स्पेशलिस्ट्स अपने काम का प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके जैसे लोग कम हैं। लाइफस्टाइल टिप: हर दिन 30 मिनट अपने चुने हुए फील्ड में पढ़ाई का कमिटमेंट लें। ये एक किताब का चैप्टर, एक रिसर्च पेपर या एक ट्यूटोरियल हो सकता है, लेकिन इसे नॉन नेगोशिएबल बनाएं। 365 दिनों में ये 10,000 घंटे से ज्यादा की फोकस्ड लर्निंग बन सकती है, जो आपको उस फील्ड में टॉप परसेंटाइल में ले जा सकती है। हिल ने यह भी बताया कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है। ये लीडरशिप, सेल्स, साइकोलॉजी, ब्रांडिंग, किसी भी हाई वैल्यू स्किल में हो सकती है। पॉइंट यह है कि वो नॉलेज रेयर हो और डिमांड में हो। जब आप किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप जानते हैं कि आपकी एक्सपर्टाइज लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती है। यह कॉन्फिडेंस आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज को भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो चैप्टर 5 का कोर मैसेज यही है: जनरलिस्ट बनने से आप भीड़ में रहेंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट बनकर आप भीड़ से बाहर निकलेंगे। अपनी फील्ड में इतने वैल्यूएबल बने कि लोग आपको ढूंढें, न कि आप उन्हें। यही माइंडसेट रिचेस्ट 1% लोग अडॉप्ट करते हैं और यही उनकी सस्टेनेबल सक्सेस का फाउंडेशन है। चैप्टर 6 इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर मैन्स डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। मतलब पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा आता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस से, ऐसे सॉल्यूशंस जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फैक्ट्री लेबरर्स होते। लेकिन रियलिटी ये है कि मेहनत के साथ क्रिएटिव थिंकिंग का होना जरूरी है। क्रिएटिविटी वो स्किल है जो एक साधारण रिसोर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू में बदल देती है। हिल ने इमेजिनेशन को 2 कैटेगरीज में बांटा। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहले से मौजूद आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को नए कॉम्बिनेशंस में यूज करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए ओरिजिनल आइडियाज का डायरेक्ट सोर्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और इंटेलिजेंस से आते हैं। वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण: डिज्नी सिर्फ कार्टून्स नहीं बना रहे थे, वो एक पूरी एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की जहां बच्चे और बड़े दोनों एक ही कहानी में खो जाएं। फिर उन्होंने सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज करके पहले से मौजूद फेरी टेल्स को अडॉप्ट किया और क्रिएटिव इमेजिनेशन से नए वर्ल्ड्स और कैरेक्टर्स क्रिएट किए जो टाइमलेस बन गए, जैसे डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड। इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है। बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में इमेजिनेशन गेम चेंजर है। एलन मस्क ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ स्लो और बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो स्टाइलिश, फास्ट और एस्पिरेशनल भी हो सकती है। स्टीव जॉब्स ने इमेजिन किया कि कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस टूल्स नहीं बल्कि पर्सनल लाइफस्टाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जेफ बेजोस ने सोचा कि इंटरनेट रिटेल सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो एक यूनिवर्सल स्टोर बन सकता है। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन आपके माइंड की सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज नहीं करते तो ये धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती है। मॉडर्न लाइफ में हम इतना प्रीमेड एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस कंज्यूम करते हैं कि हमारी इमेजिनेशन मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इमेजिनेशन को ट्रेन करना जरूरी है, ठीक वैसे जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रेन योर इमेजिनेशन। वीकली आइडिया टाइम, हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ नए आइडियाज सोचने के लिए फिक्स करें, बिना फोन, सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शंस के। क्वेश्चन हैबिट डेवलप करें, हर चीज से पूछें, ये और बेहतर कैसे हो सकता है। क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन, अपनी फील्ड से बाहर की इंडस्ट्रीज और ट्रेंड्स से आइडियाज लें। माइंड मैपिंग यूज करें, एक सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड जितने पॉसिबल आइडियाज निकल सकते हैं उन्हें ड्रॉ करें। इमेजिनेशन का एक बड़ा फायदा यह है कि ये आपको कंपटीशन से अलग करता है। एवरेज लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, क्रिएटिव थिंकर्स वो करते हैं जो कोई सोच भी नहीं रहा, और यही यूनिकनेस मार्केट में प्रीमियम वैल्यू अट्रैक्ट करती है। हिल ने यह भी बताया कि सबसे सक्सेसफुल लोग इमेजिनेशन को सिर्फ आइडिया जनरेशन के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज करते हैं। जब क्राइसिस आता है तो एवरेज माइंड पैनिक करता है,
लेकिन क्रिएटिव माइंड नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है। उदाहरण, 1930 की ग्रेट डिप्रेशन के समय कुछ बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढे। नोट, यूजर की स्क्रिप्ट यहां अधूरी थी तो मैंने इसे लॉजिकली पूरा किया। जैसे नए मार्केटिंग तरीके, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिन्होंने न सिर्फ उनके बिजनेस को बचाया बल्कि उन्हें मार्केट लीडर बना दिया। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा, इमेजिनेशन आपको क्राइसिस में भी नए रास्ते दिखाती है। ग्रेट डिप्रेशन के समय कुछ बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए यूज केस इमेजिन किए और सर्वाइवल के साथ ग्रोथ भी की। कोका कोला ने उस समय अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी री इन्वेंट की ताकि लोग भले गरीब हों फिर भी उनकी बॉटल अफोर्ड कर सकें। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन 5 मिनट व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछें। जैसे, व्हाट इफ मैं अपना प्रोडक्ट 50% फास्टर डिलीवर कर सकूं? व्हाट इफ मेरा सर्विस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो? व्हाट इफ मैं अपनी स्किल को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकूं? ये क्वेश्चंस आपके ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने पर मजबूर करते हैं, जिससे क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ती है। इमोशनल एंगल से देखें तो इमेजिनेशन आपको फ्रीडम देता है। आप फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद मेंटल लेवल पर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब इमेजिनेशन एक्शन के साथ कंबाइन होती है तो वही पॉसिबिलिटीज आपके जीवन की नई रियलिटी बन जाती हैं। हिल ने इसे एक लाइन में परफेक्टली समराइज किया, इफ यू डू नॉट सी ग्रेट रिचेस इन योर इमेजिनेशन, यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। मतलब, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पहले आपके माइंड में बनती है, फिर रियल वर्ल्ड में। तो चैप्टर 6 का कोर मैसेज साफ है, मेहनत आपको ग्राउंड पर दौड़ाएगी, लेकिन इमेजिनेशन आपको उड़ना सिखाएगी। और रिचेस्ट 1% लोग इसे डेली हैबिट की तरह कल्टीवेट करते हैं, जबकि बाकी लोग बस दूसरों के क्रिएटेड आइडियाज कंज्यूम करके जीते हैं। चैप्टर 7, डिसीजन और एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी विदाउट एक्सेप्शन हैव द हैबिट ऑफ रीचिंग डिसीजंस slowly and changing them quickly. The rich, on the other hand, reach decisions promptly and change them very slowly, if at all. मतलब साफ है, सफलता का खेल सिर्फ आइडियाज या प्लान्स का नहीं, बल्कि तेज और डिसाइसिव एक्शन का है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग सालों से एक ही जगह अटके हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब हालात परफेक्ट होंगे, जब पैसे पूरे होंगे, जब सारे रिसोर्सेज रेडी होंगे, तब वो कदम उठाएंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। वो बस एक मेंटल इल्यूजन है जो आपके डर को जस्टिफाई करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि रिचेस्ट 1% लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो डिसीजंस जल्दी लेते थे। उनके लिए डिसीजन लेना एक हैबिट था, कोई रेयर इवेंट नहीं। और एक बार फैसला कर लिया तो वो अपनी पूरी एनर्जी उसे रियलिटी बनाने में लगा देते थे। जेफ बेजोस का उदाहरण, 1996 में जब इंटरनेट यूजर्स अमेरिका में सिर्फ 8% थे, बेजोस ने वॉल स्ट्रीट की हाई पेइंग जॉब छोड़कर अमेजन शुरू किया। उस समय ई कॉमर्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट था और एक्सपर्ट्स कहते थे कि लोग कभी इंटरनेट पर शॉपिंग नहीं करेंगे। लेकिन बेजोस ने डिसीजन डिले नहीं किया। उन्होंने स्पीड और विजन को चुना और फिर रास्ते में अपनी स्ट्रेटजीज एडजस्ट करते गए। आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हिल का कहना है कि इंडिसीजन एक साइलेंट किलर है। यह आपके अपॉर्चुनिटीज को चुपचाप मार देता है, बिना आपको पता चले। डिसीजन न लेने का मतलब है कि आप दूसरों के डिसीजंस के इफेक्ट में जी रहे हैं, और अगर आप वेट करते करते लाइफ की हर मेजर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो रिग्रेट आपका परमानेंट पार्टनर बन जाता है। डिसीजन मेकिंग के 3 गोल्डन रूल्स जो रिचेस्ट 1% फॉलो करते हैं। क्लैरिटी ओवर परफेक्शन, पहले क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार न करें। स्पीड ओवर कंफर्ट, अनकंफर्टेबल होते हुए भी डिसीजन लें। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कमिटमेंट ओवर डाउट, एक बार फैसला ले लिया तो उसे पूरी तरह एग्जीक्यूट करें, बीच में बार बार चेंज ना करें। हिल ने यह भी पाया कि डिसाइसिवनेस अक्सर करेज के साथ जुड़ी होती है। हेनरी फोर्ड ने अपने एडवाइजर्स की बार बार की वार्निंग्स इग्नोर करके मॉडल टी को लॉन्च किया, और वही डिसीजन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल गया। ओपरा विनफ्री ने टीवी होस्ट की स्टेबल जॉब छोड़कर अपना मीडिया एम्पायर बिल्ड करने का डिसीजन लिया, जब उनके पास कोई क्लियर गारंटी नहीं थी। वह क्विक डिसीजंस वर्क। जब आप तेज डिसीजन लेते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मोमेंटम आपके ब्रेन और एनवायरनमेंट को एक्शन मोड में डाल देता है। डिले करने से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और इवेंचुअली आप एक्शन ही नहीं लेते। एक और हिडन बेनिफिट, फास्ट डिसीजंस आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक जल्दी देते हैं। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो जल्दी सीखते भी हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह आपको कॉम्पिटिटर्स से कई कदम आगे रखता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिकम डिसाइसिव।
टाइम लिमिट सेट करें। हर मेजर डिसीजन के लिए खुद को एक डेडलाइन दें, जैसे 24 घंटे। ऑप्शंस फिल्टर करें। बहुत ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। 2-3 बेस्ट चॉइसेस रखें और चुन लें। प्रोज कॉन्स लिखें। 5 मिनट में मेजर पॉइंट्स नोट करें और डिसाइड करें। स्मॉल डिसीजन से स्टार्ट करें। रोजमर्रा की छोटी चीजों में डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करें, जैसे क्या खाना है, किस प्रोजेक्ट को पहले टैकल करना है। हिल का कहना है कि डिसाइसिव एक्शन लेना एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगी। कि हमने देखा, डिसाइसिवनेस एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करेंगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगी। लाइफस्टाइल टिप। आज रात एक पेपर लें और वो डिसीजन लिखें जिसे आप पिछले हफ्तों या महीनों से डिले कर रहे हैं। फिर खुद को एक रूल दें, कल सुबह तक ये फाइनलाइज होगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके ग्रोथ का टिकट है। जब आप डिसाइसिव होते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इनडिसीजन आपको ड्रिफ्ट मोड में डाल देता है। आप बस लाइफ के करंट में बहते रहते हैं और दूसरों के प्लान्स का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डिसाइसिवनेस आपको अपनी लाइफ का कैप्टन बना देता है। आप दिशा चुनते हैं, स्पीड चुनते हैं और डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, दी वर्ल्ड हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग रूम फॉर दी मैन हुज वर्ड्स एंड एक्शंस शो दैट ही नोज वेयर ही इज गोइंग। यानी दुनिया ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए रास्ता बनाती है जो कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ता है। हिल ने यह भी कहा, यू आर दी मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। यू कैन मेक योर लाइफ हार्ड यू वांट इट टू बी। जरा सोचिए, आपके और रिचेस्ट 1% के बीच का असली फर्क रिसोर्सेस का नहीं, बल्कि माइंडसेट और डेली हैबिट्स का है। उनके पास भी 24 घंटे हैं, चैलेंजेस हैं, फेलियर्स हैं, लेकिन वो एक चीज अलग करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो ये आपकी लाइफ में बस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आज से, अभी से आपने एक भी हैबिट अपनाई, एक भी डिसीजन तुरंत लिया, एक भी गोल क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया, तो ये स्क्रिप्ट आपकी जिंदगी की गेम चेंजर बन सकती है। आउटरो। तो दोस्तों, कैसा लगा जोश क्राफ्ट का ये चैप्टर? डिसीजन और एक्शन की ताकत को समझकर अब समय है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। आज रात वो एक डिसीजन लिखें जिसे आप टाल रहे हैं और कल सुबह उसे फाइनलाइज करें। हमारे चैनल जोश क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला डिसाइसिव स्टेप क्या है। बेल आइकन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पाएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक जोश बनाए रखें और अपनी डेस्टिनी को शेप करते रहें।